हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अक्षय जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञान दूत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आज हम इस विषय के बारे में केवल इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न था, कैसे मैक्सवेल इक्वेशन का आइडिया जो है वो डेवलप हुआ और इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स काम करती है। केवल इन 2 पॉइंट्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ कुछ इजी से कॉन्सेप्ट से शुरुआत करूँगा जो क्लास 12th में आप पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र आप सभी क्लास 12th में पढ़ के आए हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कोई भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है, जिसकी वजह से वो चार्ज क्या कर पाता है, दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा पाता है। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि एक फैन यानी कि एक पंखा जो है वो अपने चारों तरफ हवा बिखेरता है, हवा फैलाता है। ठीक है, और उस हवा में जैसे ही कोई दूसरा पार्टिकल आता है तो उस पर कोई फोर्स लगता है। वैसे चार्ज भी क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी ये हवा बिखेरता है, जैसे दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं और उसको हम सिंबल ई से शो करते हैं और ई के ऊपर एरो लगाते हैं। ई बराबर में क्या होता है, एफ अपॉन में क्यू। ठीक है, ये हम क्लास 12th में पढ़ चुके हैं और ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट हम क्लास 12th में पढ़ चुके हैं और वो होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लास 12th में ही हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही ये कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या मानते हैं कि एक मैग्नेट जो होती है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही फील्ड बनाती है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड नाम देते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से निकलकर एस की तरफ मूव करती है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम सिंबल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसके कारण से उसके आसपास के दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन है, निकल है या कोबाल्ट है, उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, और एक हम क्लास 12th में ही कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लाइट। लाइट क्या होती है, कोई भी लाइट का जो सोर्स है, जैसे कि सन है, स्टार्स है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जब वो सोर्स को हम ऑन करते हैं तो उसमें से क्या होता है, चारों तरफ एनर्जी स्प्रेड होती है, जिसको हम लाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है एक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है एक मैग्नेट, और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है एक लाइट का सोर्स जैसे कि बल्ब। तो तीनों ही अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस होती है। ये हम जो है क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने जब इन पर काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि ये तीनों अलग अलग नहीं है, बल्कि तीनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें जो प्रमुख रूप से जो साइंटिस्ट रहे पहले, वो जिन्होंने इसको जोड़ने का सबसे पहले प्रयास किया था, वो थे ऑरेस्टेड। तो ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट आप क्लास 12th में पढ़ चुके हो। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट क्या था ऑरेस्टेड का? ऑरेस्टेड ने ये बताया कि अगर हम क्या करें, एक सर्किट तैयार करें, एक वायर के साथ में एक बैटरी जोड़े, एक की जोड़े, एक रियोस्टेट जोड़े, और फिर उस की को ऑन करके उसमें जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे वायर में, उसके पास में अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल यानी मैग्नेटिक कंपास रख देंगे तो उस कंपास में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो कंपास में डिफ्लेक्शन यानी मैग्नेट में डिफ्लेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड ला सकती है, जबकि हमने यहाँ कोई मैग्नेट तो रखी नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करते हैं, करंट जैसे ही वापस जीरो हो जाता है तो डिफ्लेक्शन भी वापस जीरो हो जाता है। इसका मतलब इसमें डिफ्लेक्शन कौन ला रहा है, करंट ला रहा है। ठीक है, यानी कि करंट अपने चारों तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है।
तो वायर में जैसे करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लास 12th में आप पढ़ चुके हैं। और इस कॉन्सेप्ट ने यूनिफाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, कैसे? क्योंकि वायर में करंट जो है वो चार्ज के फ्लो की वजह से ही बनता है। ठीक है, एक वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ते हैं, यानी कि चार्ज जब मोशन करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है उस वायर में, और उसकी वजह से ही क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि चार्ज के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज की वो वेरी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है, और वो बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग कंसेप्ट नहीं होकर एक ही कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर ऑरस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से जो है फैराडे को एक आइडिया आया। फैराडे ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलने पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड को बदला जाए। मैग्नेटिक फील्ड को बदलने पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली और उस कॉइल को सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर आपको पता ही है क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन का पता लगाता है वो गैल्वेनोमीटर होता है। तो उन्होंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और उसके पास में एक मैग्नेट को तेजी से मूव कराने लगे, आगे पीछे मूवमेंट कराने लगे। तो उन्होंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो केवल करंट की वजह से आ सकता है। तो ऐसा डिफ्लेक्शन फिर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी कर रही है तो वो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करने लगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो क्या बन गया, करंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ से फैराडे ने प्रूव किया कि वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। तो इस तरह से ई और बी जो है वो यूनिफाई हो गए। यूनिफाई होने का मतलब ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं होकर एक ही कॉन्सेप्ट के दो अलग अलग पहलू है। ठीक है, तो ये यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ठीक है, तो इससे फैराडे के दिमाग में एक और आइडिया आया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करने पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो क्यों ना मैं दोनों को वेरी करूं। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस की कि अगर मान लो मेरे पास में एक चार्ज है, क्या है मेरे पास में चार्ज है, उस चार्ज को मैं क्या कराऊं, ऑसिलेट कराऊं। ऑसिलेट कैसे कराऊं, ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट कराऊं, ऊपर ले जाऊं फिर नीचे ले जाऊं, फिर ऊपर ले जाऊं फिर नीचे ले जाऊं। ठीक है, तो ऑसिलेशन जब मैं करा रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी को लगातार चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा हूं तो उससे क्या होगा, तो देखो इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, लेकिन चार्ज जब मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन क्रिएट कर रहा है, तो मूवमेंट भी उसकी लगातार चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वेरिएशन भी लगातार चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और क्योंकि उसकी मूवमेंट लगातार चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशन आ रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन की वजह से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड बननी चाहिए, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल बनेगी, तो वो वापस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और इस तरह से पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ एनर्जी को आगे जो है वो प्रोपोगेट करती जाएगी। तो एनर्जी प्रोपोगेट होगी और इसको हम जो है वो वेव का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर ठीक वैसा ही है जैसे कि हम किसी रस्सी को हाथ में पकड़कर जो है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कराएं, तो रस्सी के अंदर इस तरह से वेव बनती है और वो वेव आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो चार्ज ऑसिलेट करता हुआ भी क्या करेगा, ऐसी कुछ वेव बनाना चाहिए जिससे एनर्जी आगे बढ़ेगी।
और फैराडे का मानना ये था ये वेव और कुछ नहीं बल्कि लाइट की वेव ही है, यानी कि लाइट भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही बनी है, या यूं कह दे लाइट भी चार्ज से ही बनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे लाइट हो, वो तीनों ही एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग पहलू है। वही चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वही चार्ज जब मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वही चार्ज जब ऑसिलेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट बनाता है। और इस तरह से फैराडे के दिमाग में ये एक पिक्चर बन गई पूरी। ठीक है, और फैराडे ने ये दुनिया को बताना शुरू कर दिया कॉन्फ्रेंस करके, सेमिनार करके कि भाई ये ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनके ये पल्ले पड़ी नहीं बात, और फैराडे को उस टाइम के साइंटिस्ट ज़्यादा सीरियस लेते इसलिए नहीं थे क्योंकि एक तो वो पुअर बैकग्राउंड से आए हैं, और दूसरा उनकी मैथमेटिक्स बहुत वीक थी क्योंकि उनकी बेसिक एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो फैराडे की हेल्प की उस समय के बहुत ही यंग और इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिनका नाम था मैक्सवेल। आप देखिए कि उस समय फैराडे की एज थी 54 ईयर और मैक्सवेल थे उस समय 21 ईयर की, मतलब आप लोगों जितने ही वो थे मैक्सवेल। ठीक है, और उन्होंने जो है इसके पीछे की मैथ पर काम करना चालू किया, और उन्होंने जो इक्वेशंस दी जिन्हें हम आज मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम इस मैक्सवेल इक्वेशंस के पीछे की क्या गणित है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा ये लंबा खिंच गया है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर सके, एक ज्ञान की, एक नॉलेज की भूख क्रिएट कर सके। ठीक है, तो आइए अब हम जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन के पीछे की क्या मैथमेटिक्स है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आज के मेरे लेक्चर में दो ही मेन टॉपिक रहेंगे, एक तो बैकग्राउंड और एक बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, वो टर्मिनोलॉजी हम फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है वो आती है फील्ड, यानी कि क्षेत्र। तो फील्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो वैसे तो हम ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ उसको दोबारा एक अच्छे से लैंग्वेज में डिफाइन करता हूँ कि फील्ड क्या होता है। फील्ड का मतलब ये होता है द क्वांटिटी दैट वेरीज विद डिस्टेंस। ठीक है, वो राशि जो दूरी के साथ चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड कहते हैं। नहीं समझ में आया, चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सन है, ठीक है, सन के आसपास अगर हम टेम्परेचर को नोट करें तो बहुत ज़्यादा होगा, 10⁹ केल्विन, मतलब 100 करोड़ केल्विन का वहाँ पर टेम्परेचर होगा। जैसे जैसे हम सन से दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। यहाँ एकदम सन के नज़दीक तो 10⁹ है, उससे थोड़ा दूर जाएंगे 10⁷ केल्विन हो जाएगा, उससे थोड़ा और दूर जाएंगे 10⁵ केल्विन हो जाएगा, उससे दूर आते आते जब हम अर्थ तक पहुँचेंगे तो वही टेम्परेचर 300 केल्विन तक हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, एक फील्ड हो गया। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया, फील्ड। जो भी डिस्टेंस के साथ बदले वो क्या है, फील्ड है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये जो फील्ड होती है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है स्केलर फील्ड, एक होती है वेक्टर फील्ड। अब इसमें भी कोई ज़्यादा भेद वाली बात है नहीं। स्केलर फील्ड कौन सी होगी, द फील्ड दैट हैव नो डायरेक्शन, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर हो गई, और दैट हैव डायरेक्शन इज वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई ये जो टेम्परेचर की जो फील्ड है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये टेम्परेचर क्या हो गया, स्केलर फील्ड हो गया। और वेक्टर फील्ड का क्या एग्जाम्पल होगा, वेक्टर फील्ड आप देखो कि मान लो एक पाइप है या एक फव्वारा है। ठीक है, एक फव्वारा है, उस फव्वारे में से क्या हो रहा है, पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, पानी चारों तरफ स्प्रिंकल हो रहा है। ठीक है, तो पानी जब फ्लो कर रहा है उसमें से, तो
यहाँ पर आप देखो कि फव्वारे के नज़दीक पानी की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। स्पीड कह दूँ मैं, या यहाँ पर ज़्यादा प्रॉपर वर्ड में यूज़ करूँ तो वेलोसिटी कह दूँ, ठीक है। तो फव्वारे के नज़दीक जो पानी की वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, फव्वारे से दूर जाएंगे तो पानी की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रही है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी एक फील्ड वेक्टर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने दो तरह की फील्ड होती है। अब इसमें वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है एक कॉन्सेप्ट फील्ड लाइंस, ठीक है। फील्ड लाइंस क्षेत्र रेखा है, कुछ नहीं, बस जो सदिश क्षेत्र होता है उसको हम एक चित्र में दर्शा देते हैं। चित्र में दर्शाना एक तो सुंदर भी लगता है, दूसरा ये हो जाता है कि चित्र से हम जो है वो कई सारे डेटा चित्र देखकर ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती है, सीधा सा डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन फील्ड, कौन सी फील्ड, वेक्टर फील्ड, that shows the direction and magnitude of field। किसी भी फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए जो लाइनें हम बनाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस, ठीक है। जैसे मान लो एक जगह पर मुझे जो है मौसम का हालचाल बताना है और वहाँ पर हवाएं किस दिशा में बह रही है और कितनी तेजी से बह रही है उसको शो करना है, तो मैंने ये जो हवाओं के लिए जो है वो इस तरह से लाइनें बना दी, ठीक है। हवाओं के लिए यहाँ पर मैंने लाइनें बना दी, तो ये लाइनें जो है वो क्या कहलाएगी, फील्ड लाइंस, ठीक है। क्या कहलाएगी, फील्ड लाइंस। अभी देखो मेरे को कैसे हेल्प करेगी ये फील्ड लाइंस। मान लो मुझे पता करना है कि इस बिंदु पर हवा किस दिशा में जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दूंगा, एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा। स्पर्श रेखा जिस तरफ है वो तो हवा के बहने की दिशा है, ठीक है। यहाँ पर देखना है तो ये हवा के बहने की दिशा होगी, यहाँ पर देखना है तो ये हवा के बहने की दिशा होगी, यहाँ पर देखना है तो ये हवा के बहने की दिशा होगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, दिशा ज्ञात करनी है, तो एक स्पर्श रेखा खींचनी, स्पर्श रेखा उस हवा के बहने की दिशा बता देगी। अब कहाँ पर कितनी तेज हवाएं बह रही है उसका अनुमान मैं कैसे लगाऊंगा, तो इसका अनुमान सीधा सा है, जहां पर फील्ड लाइंस पास पास है, जहां पर फील्ड लाइंस पास पास है, क्लोजर है, वहां पर जो हवा का बहाव है या मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो ज़्यादा होगा, और जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर है, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस एरिया में दूर दूर है, तो वहां पर जो है वहां पर फील्ड लाइंस का प्रभाव कम होगा, यानी कि वहां पर हवा की वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। इतनी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कह सकते हैं कि भाई चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, तो ये एरो तो क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। अब मैं यहाँ पॉइंट ए पे देखूँ तो पॉइंट ए पर फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है, तो मैं यहाँ कह दूंगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। यहाँ पॉइंट बी पे देखूँ तो यहाँ पॉइंट बी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर है, तो मैं कह दूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम है, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमें केवल डायग्राम से जो है फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फ्लक्स का। इसको हम समझते हैं एक जनरल टर्म्स में। तो देखो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर फील्ड से जो फील्ड लाइंस बनती है, कोई भी वेक्टर फील्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो वेलोसिटी की फील्ड हो, उससे जो फील्ड लाइंस बनती है उस फील्ड लाइंस को अगर हम किसी सरफेस के परपेंडिकुलर गुजारें, कोई सरफेस के परपेंडिकुलर गुजारें, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through, the number of field lines passing through any surface perpendicular to it, मतलब किसी
पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक वेक्टर फील्ड है। सपोज करो वेक्टर फील्ड है, तो हम उस फील्ड को एफ और उस पर एरो लगा देते हैं। वेक्टर फील्ड एफ गिवन है और हमें कोई भी एक सरफेस दे रखी है और उस सरफेस का जो एरिया है वो ए दे रखा है। ठीक है, ए दे रखा है, मैं इसको स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ। उसका एरिया जो मुझे दे रखा है वो स्मॉल ए दे रखा है। अब मुझे अगर इस सरफेस के लिए क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो सीधा सीधा क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। इसके परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही, वही क्या हो गया, इसका फ्लक्स हो गया। तो आप देखो कि ये जो फ्लक्स है, मैं इसको अगर फाई से डिनोट करूँ तो ये फ्लक्स किस किस बात पे डिपेंड करेगा। तो फ्लक्स जो होगा वो सबसे पहले प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस सरफेस के एरिया के। कैसे, आप देखो कि मान लो मैंने दो सरफेसेस बनाए, एक छोटा और एक बड़ा सरफेस बनाया और उसके लिए मैंने ये फील्ड बना दी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस छोटे एरिया से कम फील्ड लाइंस पास हो रही और इस बड़े एरिया से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही। इससे केवल 2 ही फील्ड लाइंस पास हो रही है जबकि इससे 4। तो जितना बड़ा एरिया बनाएंगे उससे उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होगी। तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही उतना ही क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। ठीक है, दूसरा आप देखो कि जो फ्लक्स होगा वो वेक्टर फील्ड के भी प्रोपोर्शनल होगा। देखो मैंने आपको वेक्टर फील्ड के लिए, फील्ड लाइंस के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि फील्ड लाइंस जहाँ पास पास होती है वहाँ वेक्टर फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ वेक्टर फील्ड ज़्यादा होगा। और जहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर होगी वहाँ वेक्टर फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, वहाँ वेक्टर फील्ड कम होगा। तो मैं अगर यहाँ पर बराबर सरफेस एरिया बनाऊँ दोनों के लिए, तो आप देखो कि इस सरफेस एरिया से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है और इससे क्या हो रही है, कम फील्ड लाइंस पास हो रही है। यानी कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, यानी कि फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, वेक्टर फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है। तो वो वेक्टर फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है और एरिया के भी प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को कंबाइन करके मैं लिखूं तो ये बन जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा कि फ्लक्स होगा वो किसके बराबर में होगा, वेक्टर फील्ड और एरिया के सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन के बराबर में होगा। लेकिन ये मैंने जो फॉर्मूला बनाया है वो एक सिंपल केस में बनाया है। किस केस में बनाया है, जब मेरी जो सरफेस है वो सरफेस मेरी प्लेन है। ठीक है, प्लेन सरफेस है और फील्ड मेरी जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। अब मैं थोड़ा सा सिचुएशन को थोड़ा सा मोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैंने क्या कर दिया कि मैंने एक सरफेस प्लेन ही ली लेकिन उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा मोड़ दिया, मतलब कि किसी एंगल पर झुका दिया। अब उससे जो फील्ड लाइन जा रही है वो उसके परपेंडिकुलर नहीं रही। तो मेरी फील्ड जो फ्लक्स की डेफिनेशन है वो तो ये कह रही है कि मुझे केवल वो फील्ड लाइंस निकालनी जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं रही। तो उसका मैं क्या इलाज करूँ, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जो सरफेस होती है उससे जो रिलेटेड एरिया होता है वो एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने एरिया की डायरेक्शन यहाँ पर ये इस ब्लू एरो से शो कर दी। और ये जो रेड एरो है वो मेरी फील्ड की डायरेक्शन यानी एफ की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में मान लो एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस एफ के कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, यानी कि घटक निकाल लेता हूँ। तो आपको कंपोनेंट निकालना आता ही है। जैसे ये मेरा एफ वेक्टर है, इसका मुझे एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है जिसके साथ में ये एंगल थीटा बना रहा है। तो उस तरफ कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हो जाएगा और इधर की तरफ कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो आप गौर से देखें तो एफ साइन थीटा मेरा जो कंपोनेंट है वो इस सरफेस के पैरेलल जा रहा है और एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो मेरी सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी गणित ये हो गई कि ये जो मेरा टिल्टेड सरफेस है उसके साथ में ये एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस को शो कर रहा है और इसका जो एरिया है वो एरिया ए है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला सीधा ही लगा दूं तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो परपेंडिकुलर फील्ड है वो तो एफ कॉस थीटा है, उसको मुझे ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये एफ ए कॉस थीटा मेरा फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं फ्लक्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस फ्लक्स से मैं इसको अगर फॉर्मूले में बदलूँ तो ये एफ भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, तो मैं इसको एफ डॉट ए लिख देता हूँ, ये मेरा फ्लक्स हो गया।
ठीक है। अब मैं इस फ्लक्स को अगर मैं अलग अलग कैलकुलेट करूं, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या हो जाएगा, एफ की जगह पर मेरे पास जो फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और एरिया की जगह ये ए हो जाएगा, तो ई डॉट ए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो ये बी डॉट ए हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से कोई अदर फ्लक्स निकालना हो तो वो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। और मेरे पास ये बात क्लियर है कि फ्लक्स एक किस तरह की क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आ रही है। ठीक है। तो ये मैंने जो है वो फ्लक्स क्या होता है वो निकालना आपको समझाया है। अब मैं थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फ्लक्स को कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। अगर अपने पास जो सरफेस है वो कैसी है, कर्व्ड है। ठीक है। कर्व्ड सरफेस मतलब मुड़ी हुई सी सरफेस है। ठीक है। कर्व्ड सरफेस है, मुड़ी हुई सरफेस है, तो उस वजह से अगर मुझे क्या निकालना हो, फ्लक्स निकालना हो, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर मैं अगर एरिया बनाऊं, जैसे इस पॉइंट पर मैं एरिया बनाऊं, तो एरिया क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ऐसे बनेगा एरिया। इस पॉइंट पर एरिया बनाऊं तो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर बनेगा, और इधर बनाऊं तो ये इधर बनेगा। तो हर एक पॉइंट पर यहाँ एंगल जो है मेरा एरिया का फील्ड के साथ में एंगल लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पूरी सरफेस का जो है वो फ्लक्स नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेता हूँ और हर एक छोटे पार्ट के लिए फ्लक्स निकाल लेता हूँ। तो छोटे पार्ट के लिए फ्लक्स को मैं डी5 से डिनोट कर देता हूँ। तो डी5 बराबर में क्या हो जाएगा, डी5 बराबर में मेरे पास हो जाएगा, यहाँ वेक्टर है फील्ड का एफ, और डॉट में ए आना चाहिए। तो ए की बजाय यहाँ पर मेरा जो एरिया है वो एक छोटे पार्ट के एरिया को शो कर रहा है, इसलिए मैं उसको यहाँ किससे शो कर देता हूँ, डी ए से। तो एफ डॉट डी ए मेरे पास क्या हो गया, उस छोटे पार्ट का फ्लक्स हो गया। ऐसे ही मैं हर एक छोटे पार्ट का फ्लक्स निकालता जाऊँ, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या कर दूँ, उसका इंटीग्रेशन कर दूँ। तो ये मेरे पास जो है वो फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला हो गया। आगे हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। इसी में मैं अगर बता दूं कि भाई मुझे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो यहाँ एफ की जगह पर ई आ जाएगा, तो ये ई डॉट डी ए बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो ये बी डॉट डी ए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है। इसी में मैं यहाँ अगर सरफेस को कैसे ले लेता हूँ, क्लोज्ड सरफेस ले लेता हूँ। सरफेस कैसे ले लेता हूँ, क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है, सरफेस चारों तरफ से पैक है। ठीक है। उसके लिए मुझे फ्लक्स निकालना हो तो मैं यहाँ पर सिंबल यूज करूँगा, यही फॉर्मूला यूज करूँगा, एफ डॉट डी ए, लेकिन यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन में ये क्लोज का साइन बना दूंगा। ये साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि हम क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक है। तो इससे हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। ठीक है। डाइवर्जेंस क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन नोट कर देता हूँ। डाइवर्जेंस का मतलब होता है द फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्लोज्ड सरफेस। आपके पास में अगर एक छोटी क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस, छोटी क्लोज सरफेस है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है, उसके लिए अगर आप क्या करते हो, पहले तो फ्लक्स निकालते हो। ठीक है। फ्लक्स कैसे निकलेगा, एफ डॉट डी ए, एफ तो फील्ड वेक्टर हो गया, डी ए उसका एरिया हो गया, और क्लोज सरफेस पे निकाल रहे हो तो यहाँ इंटीग्रेशन में क्लोज का साइन लगा देते हो। और ये जो आप फ्लक्स निकाल रहे हो वो कैसे निकालना है, यूनिट वॉल्यूम पे निकालना है। यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया क्या, आपको यहाँ पर क्या कर देना है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। भाई अपने कहते हैं कि इसका पूरा वॉल्यूम डीवी है, तो डीवी वॉल्यूम के लिए जो फ्लक्स है वो कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी ए। तो यूनिट वॉल्यूम पर जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय डीवी। ठीक है। सिंपल सी गणित है यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो यूनिट वॉल्यूम पर जो फ्लक्स आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एनी फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू 1/dv इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस पर एफ डॉट डी ए। ठीक है। ये अपने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन होती है। ठीक है।
तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखना चाहूँ तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ गुणा डीवी जो है वो उस क्लोज सरफेस के लिए, छोटी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स को शो करता है। अब मान लो मेरे पास में एक बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, एक बड़ा वॉल्यूम है, उस बड़े वॉल्यूम को मैं कई सारे छोटी क्लोज सरफेस में तोड़ लूँ, ठीक है, तो उस छोटी क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स है, छोटी क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स है, ds के लिए जो फ्लक्स होगा वो कैसे निकलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ f इंटू डी वी। और पूरी क्लोज सरफेस के लिए मुझे अगर फ्लक्स निकालना है, ठीक है, पूरी क्लोज सरफेस के लिए अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, ds का मतलब तो हो गया छोटी क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, वो तो इससे निकलेगा। पूरी सरफेस के लिए निकालना है तो मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर इन सबको ऐड करता हूँ तो आप देखो कि ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी ए डी एस, इन सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए मैं समीशन का साइन लगाता हूँ। तो समीशन, यहाँ डी एस की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। तो पूरी जो बड़ी सरफेस है उसके लिए जो फ्लक्स आएगा वो समीशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी वी आएगा। अब ये समीशन का साइन जो होता है वो इंटीग्रेशन में बदल जाता है अगर ये समीशन कंटिन्यूअस हो, ठीक है, कंटिन्यूअस हो। तो इससे मेरे पास आ जाएगा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी ए जो होगा वो बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। तो इस तरह से ये जो है हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, भाई एरिया इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको हम बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाता है ये, ठीक है। तो ये जो है हम आगे मैक्सवेल इक्वेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बार बार रिवाइज करके अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। इसमें हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ का जो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल डॉट एफ, क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट एफ। अब यहाँ ये कैसे आया इसको हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन डेल का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप और डेल बाय डेल जेड के कैप, ये डेल का मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमने डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखा, ठीक है। अब डाइवर्जेंस के बाद में हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल यानी रेखा समाकलन, ठीक है, रेखा समाकलन। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, कोई भी हम एक हाइपोथेटिकल कोई लाइन मान लेते हैं, ठीक है, ए बी कोई पाथ मान लेते हैं और उसमें हमारी कोई वेक्टर फील्ड जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे रखी है, जैसे ये वेक्टर फील्ड दे रखी है एफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस वेक्टर फील्ड के जो है वो कंपोनेंट देखते हैं उस लाइन के अलोंग, ठीक है। जैसे ये मान लो यहाँ ये लाइन इस डायरेक्शन में है और वेक्टर फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में, इस लाइन की लेंथ को मैं यहाँ छोटी से लेंथ को मैं डीएल मानता हूँ और ये एफ मान लेता हूँ, इनके बीच में एंगल है थीटा। मैं इस एफ का कंपोनेंट इस डीएल के अलोंग लूँगा तो वो आएगा एफ कॉस थीटा। तो मैं क्या कर दूँ, एफ कॉस थीटा को डीएल से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऐसे मैं हर एक छोटे छोटे पार्ट के लिए ऐसा करता जाऊँ और उनको मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। तो फिजिक्स में जो कंटिन्यूस हम क्वांटिटी को ऐड करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इंटीग्रेशन से। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी मिलेगी इसको हम बोलेंगे लाइन इंटीग्रल यानी कि रेखा समाकलन, ठीक है। तो रेखा समाकलन और कुछ नहीं बल्कि केवल एक लाइन के अलोंग हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का जो है इंटीग्रेशन कर दें तो उसको हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो यहाँ क्योंकि एफ कॉस थीटा डीएल आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ डॉट डीएल ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी, इसको मैं लाइन इंटीग्रल कहता हूँ, ठीक है। और इसी लाइन इंटीग्रल को मैं अगर एक क्लोज पाथ के अलोंग ले लूँ, क्लोज पाथ के मतलब मेरी लाइन जो है जहाँ से शुरू हो रही है घूम फिर के वापस वहीं आ जाए, तो इसको मैं बोलता हूँ क्लोज्ड पाथ।
तो मैं अगर क्लोज्ड पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल लूँ तो मेरा जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज पाथ पर एफ डॉट डी एल। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है। फिर लाइन इंटीग्रेशन के बाद में हम जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या, कर्ल। कर्ल, ठीक है, तो कर्ल का मतलब क्या होता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड along a closed path in per unit area of small element ठीक है, मान लो मैंने एक बहुत छोटा सा एक क्लोज पाथ बना दिया, बहुत छोटा सा एक क्लोज पाथ है, मैं इस क्लोज पाथ को डीसी लिख देता हूँ। ठीक है, डीसी मतलब सी मतलब क्लोज पाथ, डीसी मतलब बहुत छोटा सा क्लोज पाथ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें जो वेक्टर फील्ड है एफ, उसका मैं लाइन इंटीग्रल ले लूँ। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल ले लिया। ठीक है, कितने एरिया का है ये पूरा जो एरिया है इसका, वो मान लो कितना है, डी ए है। क्या है एरिया, डी ए। तो डी ए एरिया में लाइन इंटीग्रल की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि ये जो लाइन इंटीग्रल है मुझे यूनिट एरिया में लेना है, तो यूनिट एरिया में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डी ए एरिया में इतनी आ रही है, तो यूनिट एरिया में निकालने के लिए डिवाइडेड बाय डी ए। ठीक है, और क्लोज पाथ पे है तो यहाँ इंटीग्रेशन में ये क्लोज वाला साइन भी लगेगा। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है कर्ल। ठीक है, तो मैं जो है इस तरह से कर्ल को डिफाइन करूंगा, कर्ल ऑफ एफ इक्वल्स टू 1/DA इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन कौन से क्लोज पाथ पर हो रहा है, डीसी क्लोज पाथ पे हो रहा है, एफ डॉट डी एल। ये मेरे पास कर्ल की डेफिनेशन आई। अब इससे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, कर्ल ऑफ एफ इंटू डी ए करूँ तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल डी सी पाथ के अलावा। ठीक है, अब मान लो मेरे पास में एक बड़ा क्लोज पाथ है, तो उस बड़े क्लोज पाथ को मैं क्या कर सकता हूँ, कई सारे छोटे क्लोज पाथ में तोड़ सकता हूँ, कई सारे छोटे क्लोज पाथ में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, उसको कई सारे छोटे पाथ में तोड़ दूँ, तो छोटे पाथ को मैं मान लो क्या लिखूँ, डीसी। ठीक है, तो आप देखो कि इस इक्वेशन से मेरे पास एफ डॉट डी एल डी सी क्लोज पाथ पर जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, कर्ल ऑफ एफ डी ए। ठीक है, तो मैं अगर इन सभी छोटे पाथ को ऐड करता जाऊं, छोटे पाथ के लिए ऐड करता जाऊं, तो आप इसको अगर गौर से देखोगे तो ये छोटे पाथ जो है वो किसको, इनका एडिशन जो है वो किसको शो कर देगा, इस पूरे बड़े पाथ को शो कर देगा। ठीक है, तो मुझे अगर बड़े पाथ पर एफ डॉट डी एल निकालना है, जिसको मैं बड़े पाथ को सी लिख रहा हूँ और छोटे पाथ को मैं यहाँ डी सी लिख रहा हूँ, तो बड़े क्लोज पाथ पर मुझे अगर एफ डॉट डी एल निकालना है तो वो समीशन हो जाएगा किसका, छोटे पाथ पर जो एफ डॉट डी एल है उन सबका समीशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से मुझे छोटे पाथ पर पता है वो किसके बराबर में, कर्ल ऑफ एफ डी ए के बराबर में है, और मुझे इसका समीशन करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर हम लगाते हैं कि समीशन अगर मैं कंटिन्यूस करूँ तो वो इंटीग्रेशन में बदल जाता है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल एफ डी ए, तो यहाँ से एफ डॉट डी ए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक थ्योरम आ गई जिसको मैं बोलता हूँ स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास में किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन है तो आप उस लाइन इंटीग्रेशन को एरिया इंटीग्रेशन में, सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो यदि आप उस वेक्टर का कर्ल ले लो। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस पढ़ी थी, ये स्टोक की जो है वो कर्ल थ्योरम है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लाइन इंटीग्रेशन को एरिया इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं। तो ये हमने जो है वो मैक्सवेल इक्वेशंस में काम आने वाली जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए हमारा जो विषय का जो
अंतराल है वो इतना ही रहेगा। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।